कल कन्वेंशनल करंट बनाई थी बच्चों कि conventional current is the current whose direction is along the direction of the motion of the positive charge under the action of electric field. Conventional current is due to the motion of electrons is in the direction opposite to that of motion of electron. अब बात करते हैं drift velocity and current. पढ़ो निशांत, drift velocity. निशांत है क्लास में? नो सर। तो निशांत नहीं है क्लास में। हम पढ़े? हाँ पढ़ो बेटा। Drift velocity and current. Drift velocity is defined as the velocity with which the free electrons get drifted towards the positive terminal under the effect of the applied electric field. ओके, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जहाँ जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड होते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए जाने के बाद इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्यों मारा है? सेकंड यार, चलिए, तो लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जाते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डन। चलो जी, ठीक है। अब देखिए जो कराया मैंने, अब इसमें स्लाइड में एक बार देख लेते हैं जो हमने कराया आपको। यस, वी डी इक्वल्स टू एटा करा दिया, ये भी हो गया ओके। फिर इसके बाद ये 3 फार्मूले और I इक्वल्स टू एन, ये वी डी मैंने भी करा दिया। हाँ, तो करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नोट करिए, क्योंकि I जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो जितने ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी मतलब उतना तेज करंट इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मतलब उतने करंट जो होगी बनेगी। लिखो, करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है? हाँ सर। यस ओके, सर। अब देखो इसमें क्या क्या है। वेयर वी डी इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए क्या है एक्सेलरेशन, टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम, ये जो आया था टाउ, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज है, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक, एन क्या है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड एल क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बोलो कोई डाउट क्लियर? पूरा कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलिए, तो ये हो गया भैया आपका पूरा का पूरा। एल क्या लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया? नहीं, ए है बेटा लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ए यहाँ पे है ना, कैपिटल ए, ये जो यूज हुआ है देखो। एल क्या है? एल तो लेंथ ऑफ कंडक्टर है बेटा, ये देखो एल है, ये पूरी लेंथ। हाँ, लेंथ ऑफ कंडक्टर है एल। ठीक है, कोई दिक्कत? बन जाएगा? हाँ। चलो ठीक है भाई, तो ये हो गया दोनों डेरिवेशन। अब बच्चों लिखो अगला टॉपिक करंट डेंसिटी। अगला टॉपिक लिखो करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब बच्चों सीधी बात है, करंट पर यूनिट एरिया I अपॉन ए। करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी।
तो लिखो करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया। पढ़ो निशांत। निशांत within a conductor is the current through a unit फिर से पढ़ो area. निशांत, फिर से पढ़ो एक बार स्टार्ट से। करंट डेंसिटी Current density at a point with a conductor is the current through a unit area of the conductor around that point, provided the area is perpendicular to the direction of flow of current at that point. अगर अगर दिया गया एरिया करंट के परपेंडिकुलर है तो पर यूनिट एरिया से जाने वाली करंट को बोलते हैं करंट डेंसिटी। बच्चों लिखो J इक्वल टू आई अपॉन ए। J इक्वल टू आई अपॉन ए। J क्या है? करंट डेंसिटी है। J करंट डेंसिटी है, I है करंट, A है एरिया, मतलब करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अब बच्चों अभी अभी मैंने आपको I की वैल्यू लिखवाई थी, याद करो। I इक्वल टू क्या पढ़ाया मैंने आपको? NEAVD कराया ना? J फॉर जग ना? करंट डेंसिटी J फॉर जग। हाँ अरे मतलब वो J यस 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 यस, J फॉर करंट, J फॉर जग। J इक्वल्स टू I बाई A। ठीक है? Yes sir. ओके। अब मैंने आपको जो वैल्यू लिखवाई है J की, अभी अभी जो मैंने आपको वैल्यू लिखवाई है J की, देखिए कैसे, सॉरी I की लिखवाई थी, कैसे लिखवाई थी बच्चों? देखो ध्यान से। J इक्वल्स टू मैंने बताया I बाई A, I अपॉन A। I क्या पढ़ाया मैंने आपको? NEAVD अपॉन एरिया। एरिया से एरिया क्या हो गया? कैंसिल। तो बच्चों लिखो J इक्वल्स टू क्या बचा? NEVD। नोट करो, ये आ गया NEVD। ठीक है ना? तो J इक्वल्स टू हो जाएगा NEVD। सबस्क्रिप्ट बनाना बच्चों, नीचे बनता है D छोटा सा ऐसे। बोलो क्लियर? चलिए अब बच्चों देखो ध्यान से, करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और करंट डेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर से एक स्केलर को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट। तो नोट करो वेक्टर फॉर्म में I इक्वल्स टू करंट इक्वल टू J डॉट A, और ये तो मैंने बता दिया कि J इक्वल्स टू I अपॉन A, ये तो मैंने बता दिया करंट पर यूनिट एरिया। तो A और J का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? I मिलेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। हाँ, फिर से बोलूँगा, I इक्वल टू J डॉट A। ठीक है? यस। अब पढ़ते हैं बच्चों ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ कहता है कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को ना तोड़ा मरोड़ा जाए, मतलब तुम कोई कॉपर का वायर लेकर के आए और तुमको उसका रेजिस्टेंस निकालना है, कि कॉपर के वायर का क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। तो जब तक आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो तब तक ना इसको कुछ करो, इसको आपको पकड़ करके खींचना, बड़ा करना, छोटा करना, ये सब नहीं करना है। तो अगर किसी कंडक्टर को फिजिकली आप परेशान ना करो तो रूल ये कहता है कि जो कंडक्टर से फ्लो होने वाली जो करंट होती है वो लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब I प्रोपोर्शनल टू V, जिसको हम लोग V प्रोपोर्शनल टू I भी बोलते हैं। थोड़ा मैं और अच्छे से एलैबोरेट करता हूँ इस चीज़ को, थोड़ा मैं और अच्छे से एलैबोरेट करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में एक प्रॉपर्टी बच्चों फिक्स होती है जो होती है उसका रेजिस्टेंस। मतलब ये कोई कंडक्टर है, इसका मतलब ये कोई रास्ता है, और आपकी नज़र में मान लो ये बच्चों ये रास्ते में ये कुछ कटीले पत्थर डले हुए हैं। अब बच्चों आप एक गाड़ी लेकर के आ रहे हो, दो गाड़ियाँ लेकर के आ रहे हो। पहली मोटर बाइक जो है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, इस कटीले रास्ते से जाओगे।
दूसरी मोटर बाइक जो है उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। चलो मुझे ये बताओ कि दोनों मोटर बाइक में से कौन सी मोटर बाइक के चक्के ज़्यादा घिसेंगे, 40 वाले के कि 80 वाले के? अगर इस 80 वाले के। 80 वाले के, बिल्कुल सही बात है। 80 वाले के चक्के ज़्यादा ख़राब होंगे और 40 वाले के चक्के थोड़े कम ख़राब होंगे। मतलब इसकी करंट ज़्यादा है, तो करंट की वजह से जो इसके ऊपर एनर्जी गिर रही है, चक्के ख़राब होना मतलब एनर्जी गिरना, इसी गिरने वाली एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। क्या बोलते हैं गिरने वाली एनर्जी को? पोटेंशियल ड्रॉप। तो जितना ज़्यादा हाई करंट में आप मतलब जो आओगे, वेस्ट हो गई है, हाँ जो वेस्ट हो गई, जो यूटिलाइज हो गई इसको बल्ब को जलाने में या रेजिस्टेंस के ऊपर जो चली गई, उतनी ज़्यादा होगी। मतलब जितना ज़ोरदार फ्लो आप लेकर के आओगे उतना ज़ोरदार आपका नुकसान होगा पोटेंशियल का। तो क्या कहते हैं इस बात को? V प्रोपोर्शनल टू I। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। हाँ Yes, sir. इसको बोलते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। बस इतना समझो, मतलब आपका फ्लो जितना ज़्यादा है आप उतना लुटाओगे, आपका फ्लो जितना ज़्यादा है आप उतना लुटाओगे, उतना लुटेगी आपकी एनर्जी। और ये लुटने वाली एनर्जी कौन होती है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल ड्रॉप किसी रेजिस्टेंस में, जैसे ऐसे समझो और अच्छे से समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, अब ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होती है? रुकावट होती है। कंडक्टर के अंदर होती है रुकावट, ये रुकावट है, इस कंडक्टर की रुकावट है। अब आपने यहाँ बैटरी लगाई, समझना दो सीन है बैटरी के। एक आपने बैटरी लगाई है 10 वोल्ट की और एक आपने बैटरी लगाई है 20 वोल्ट की। अगर 10 वोल्ट की बैटरी लगाते हो तो मान लो ये कितने एम्पियर करंट देता है? 2 एम्पियर की करंट देता है। अगर 20 वोल्ट की लगाते हो तो मान लो कितने एम्पियर की देता है? 4 एम्पियर की देता है। ओके, अब ऐसे समझो कि एक बड़े ख़तरनाक सा पथरीला रास्ता है और उस पथरीले रास्ते में तुम्हारी मम्मी ने तुमको 10 वोल्ट के पराठे खिला करके भेजे, तो तुम 2 एम्पियर की करंट से दौड़ते हुए तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आया, 2 एम्पियर की करंट से इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए आया। दूसरे में तुमको 20 वोल्ट के पराठे खिला करके भेजे तो 4 एम्पियर की करंट से दौड़ते हुए इलेक्ट्रॉन आया। मतलब ज़्यादा एनर्जी कौन सा वाला लेके आया? 2 एम्पियर वाला कि 4 एम्पियर वाला? 4 एम्पियर। अब ये बताओ, सेम रास्ते में, सेम पथरीले रास्ते में अपनी ऊर्जा को ज़्यादा कौन वेस्ट करेगा? 2 एम्पियर वाला वेस्ट करेगा कि 4 वाला वेस्ट करेगा? 4 वाला वेस्ट करेगा। इसका मतलब, और ये जो एनर्जी इसके ऊपर जाती है मेरे बच्चों, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने वाली एनर्जी जो इसके ऊपर ड्रॉप होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। हाँ यही होता है V जो ड्रॉप होता है। तो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर V is directly proportional to the current flowing by them. The potential drop across any conductor is directly proportional to the current flowing by them. लिखो बच्चों, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को the potential drop across any conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor, flowing through it. The potential drop across any conductor is directly proportional to the current flowing through it. किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल, मतलब ये करंट आ रही है, धड़बड़ करंट आ रही है, उस करंट की वजह से इसके ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब इस करंट की एनर्जी का कुछ हिस्सा ड्रॉप होगा, वो इस करंट के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये घोड़े जितनी ज़ोर से दौड़ते आएंगे ये उतनी ज़्यादा एनर्जी इस पे लौटाएंगे, क्योंकि फ़्लो तेज़ है तो एनर्जी भी लॉस होगी। आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज़ बाढ़ आती है, बहुत तेज़ बाढ़ है, तो वो ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि फ़्लो तेज़ होता है तो ज़्यादा एनर्जी लुटाती है।
और जब स्लो बाढ़ आती है तो वो कम नुकसान करती है, क्योंकि बाढ़ का फ्लो कम है तो एनर्जी कम लुटाएगी। यहाँ पे आई कम है, आई मतलब फ्लो, और यहाँ पे आई ज़्यादा है, तो जितनी तेज़ हवा, जितनी तेज़ बाढ़, जितनी तेज़ बारिश, पानी आएगा उतना नुकसान करेगा, क्योंकि उसमें फ्लो ज़्यादा है, और फ्लो ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा लुटाएगा वो। समझ गए ना, ये फंडा है। तो क्या लिखेंगे, इस प्रोपोर्शनल टू देम, तो लिखो V प्रोपोर्शनल टू I। नोट करो, आया अच्छे से समझ में? हो गया। हाँ, V प्रोपोर्शनल टू I। तो V इक्वल्स टू RI। आर रेजिस्टेंस, हाँ, प्रोपोर्शनल गायब करने पर R रेजिस्टेंस है। V प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल्स टू RI। लिखो, हियर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। Here R is the constant of proportionality called resistance of the conductor। यहाँ पे R जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. अब देखो इसको सिस्टमेटिकली जो हमने पढ़ा। हाँ, ओम्स लॉ। एक सेकंड बच्चों, Ohm's law. The electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor when physical condition of just like temperature, mechanical strain remains the same। अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस के साथ आप